दोस्तों, एक बार फिर आपका सारस्वत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो एक पेपर है वो है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब लॉज ऑफ मोशन हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, उसके बारे में वापस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन से होंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विथ लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या गति के नियम तथा निर्देश तंत्र। सो लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या गति के नियम एवं निर्देश तंत्र। अब जैसा कि हम जानते हैं कि गति के तीन नियम होते हैं। ये जो नियम है या ये जो लॉज है ये हमको न्यूटन ने प्रोवाइड किया था, इसलिए इनको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं या न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं। अब गति के कौन कौन से नियम होंगे ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे हैं, उन्हीं को हम यहां पर वापस ले रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा लॉज ऑफ मोशन है, ये लॉ ऑफ मोशन है, वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ या फिर जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। सो फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, गति का प्रथम नियम जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। अब ये जो लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये जो हमारा लॉ है दिस इज बेस्ड ऑन इनर्शिया, या ये जड़त्व के या यह जो नियम है ये जड़त्व पर आधारित है। अब जड़त्व क्या होता है, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे अगर कोई बॉडी आपकी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी और अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। तो ये मेरी कोई बॉडी है, ये बॉडी मूव नहीं करेगी जब तक कि मैं इसको पीछे से धक्का नहीं दूं या फिर इसको मैं इस साइड में नहीं खींचूं। तो अगर कोई बॉडी है वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहती है, और अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहती है जब तक कि उसके ऊपर हम बाहरी बल न लगाएं या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं। तो किसी भी बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपनी ना तो पोजीशन चेंज करती है और न ही अपनी स्पीड चेंज करती है। सो द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it does not change its position itself। तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यह स्वयं अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है उसे हम कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। अब हमारा जो फर्स्ट लॉ है ये इसी इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पर आधारित है या इसी जड़त्व के धारणा पर आधारित है, जड़त्व की अवधारणा पर आधारित है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। तो लॉ क्या है, लॉ ये है इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it will remain in rest, and if it is moving it will move continuously with the same velocity and in same direction until and unless an external force is applied on it। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई रहेगी, और यदि वस्तु गतिशील है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी। कब तक, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे ना तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी, ना अपनी स्पीड चेंज करेगी, ना अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ। यही हमारा न्यूटन का प्रथम नियम है या जड़त्व का नियम है।
इसको मैं लिख देता हूं, if a body is at rest, it will remain at rest, and if a body is moving, then it will move with same velocity and in same direction until and unless an external force is applied on it। इसी को मैं हिंदी में लिख देता हूं, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी तथा यदि वस्तु गतिशील है तो वह उसी वेग से तथा उसी दिशा में तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। और ये हमारा क्या है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी कोई बॉडी है, अब अगर ये मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। ये इधर चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, उसी स्पीड से चलती रहेगी। अगर मैं इसके पीछे से फोर्स लगा देता हूं तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर मैं इस साइड में फोर्स लगाऊं तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि ये रुक जाए, 50 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही थी, अगर मैंने फोर्स थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दिया तो ये बॉडी आपकी रुक जाएगी। और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो इधर जाने की जगह इधर जाने लगेगी। तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसी स्पीड से मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में। और अगर रुकी हुई है तो कंटिन्यूसली रुकी हुई रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल न लगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। दिस वाज न्यूटन फर्स्ट लॉ, यही हमारा न्यूटन का प्रथम नियम है। अब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। सो सेकंड लॉ,
सेकंड लॉ या द्वितीय नियम। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये द्वितीय नियम क्या बोलता है, ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो क्या हो गया, ये हमारा है the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force। हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में क्या है, संवेग, संवेग कौन सा है, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम को पी से इंडिकेट करते हैं, तो ये क्या बोलेगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी। यहां पर पी का मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम हमने पी से इंडिकेट किया है, तो एफ की जो वैल्यू है वो डीपी बाई डी के समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी। नाउ यहां से हम फोर्स के लिए फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा, अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब भी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं या प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के डीपी बाई डी। अब पी हमारा लीनियर मोमेंटम है और पी क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी। पी होता है हमारा एम वी, वी का मतलब वेग या वेलोसिटी, एम का मतलब मास या द्रव्यमान। तो वैल्यू रख दो यहां पर, तो ये क्या हो गया, एफ इक्वल टू के डी बाई डी टी ऑफ एम वी, पी की जगह एम वी रख दिया। अब एम हमारा मास है, द्रव्यमान है, ये हमारा चेंज नहीं होता है। अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर आपका द्रव्यमान भी चेंज होगा, मास भी चेंज होगा, पर यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आप रॉकेट का एग्जांपल लोगे तो जैसे जैसे रॉकेट का फ्यूल बर्न होगा, रॉकेट का ईंधन जलेगा, उसका द्रव्यमान कम होता रहेगा, एम की वैल्यू हमारी कम होती रहेगी, मास हमारा रिड्यूस होता रहेगा। पर हम उसकी बात यहां पर नहीं कर रहे, हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके अंदर मास हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर एम हमारा कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल नहीं होगा, उसका डिफरेंशियल अगर करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो एम को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू के एम डीवी बाई डी टी, ये आ गया। अब डीवी बाई डी टी का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। और वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण के बराबर होती है, एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो डीवी बाई डी टी की जगह आप ए रख दो, तो एफ क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू के एम ए। अब एसआई यूनिट के अंदर या एसआई पद्धति में
K का मान होता है 1, तो इसका मतलब यहां से क्या मिल गया, F इक्वल टू एम ए। तो यहां से हमारे पास में बल का एक नया फॉर्मूला मिल रहा है। बल का जो फॉर्मूला है या फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या मिल गया, F इक्वल टू एम ए का मतलब एक्सेलरेशन या त्वरण, और m का मतलब मास या द्रव्यमान, तो F इक्वल टू एम ए। दिस वॉज न्यूटन सेकेंड लॉ, यही हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड लॉ या तृतीय नियम। थर्ड लॉ, तृतीय नियम, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन रिएक्शन लॉ या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब ये कैसे होती है, एक बॉडी हमारी ये है, एक ही है, इसको मैं 1 ले लूं, इसको मैं 2 ले लेता हूं। अब अगर 1 2 को अपनी तरफ खींचे किसी भी बल से, किसी भी फोर्स से, तो 2 भी क्या करेगा, 1 को वापस खींचेगा उतने ही फोर्स से बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हम बोलते हैं द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक पर 2 के कारण बल। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक पर 2 के कारण बल, उसको हम क्या लिख देते हैं, F12। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसी तरह से हम ले लेते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पर 1 के कारण बल, उसको क्या लोगे, F21। तो अगर 1 पर 2 के कारण फोर्स है हमारा, 1 पर 2 के कारण फोर्स F12 एंड 2 पर 1 के कारण फोर्स है F21, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग F12 और F21 दोनों बराबर होंगे, पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो बल का मान तो समान होगा परंतु दिशा विपरीत होगी। बल का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। तो फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। अब जैसे हम एग्जांपल लें, अगर मैं इस बोर्ड को पुश करता हूं ऐसे, तो बोर्ड भी मेरे को क्या करता है? वापस पुश करता है, पर वो आपको महसूस नहीं होता है। परंतु अगर आप इसको पुश करोगे तो ये भी आपको वापस पुश करेगा। नाउ आगे हम बढ़ते हैं कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज या संरक्षण नियम। कंजर्वेशन लॉज और संरक्षण नियम। नाउ एक्चुअल में डिफरेंट टाइप के कंजर्वेशन लॉज है, डिफरेंट संरक्षण नियम है। सबसे पहले हम लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना इसे नष्ट किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो? इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये क्या है? एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed it can only be changed from one form to अनदर। इसी को मैं हिंदी में लिख देता हूं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब जैसे हम सेल लेते हैं तो सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ये मैं ऐसे किया तो इसमें क्या हो गया, जैसे आपने यूं किया यहां पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी या अभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मैं इसको मूव कराऊंगा ये पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो जाएगी और जैसे ही टकराएगा यहां पर ये आपकी साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो पहले हमारी स्थितिज ऊर्जा थी, जैसे मैंने मूव कराया ये आपकी गतिज में परिवर्तित हो गई और जैसे ही आपस में टकराए वहां पर आपकी ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो इस टाइप से आप एनर्जी का फॉर्म चेंज कर सकते हो, पर न तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं न इसे हम नष्ट कर सकते हैं। नाउ in a conservative force field, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मतलब संरक्षित क्षेत्र में इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी या कुल यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन सी आती है, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर दो ऊर्जाएं हैं, एक हमारी पोटेंशियल और एक है काइनेटिक, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है उसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित विद्युत क्षेत्र में या संरक्षित क्षेत्र में कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत रहता है। तो U प्लस के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। U का क्या मतलब हो गया, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और के हमारी क्या है, के काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। तो अगर संरक्षित क्षेत्र है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है या टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी कांस्टेंट होगी। तो U प्लस के इज ऑलवेज कांस्टेंट, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहेगा, चेंज नहीं होगा। नाउ अगर मैं डिफरेंशियल करूं तो U का डिफरेंशियल मैं लिख देता हूं डेल्टा U, K का डिफरेंशियल लिख दिया डेल्टा K और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। तो ये क्या हो गया, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा K। अब माइनस का मतलब क्या हो गया, कमी। तो गतिज ऊर्जा में जो कमी है वो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा में कमी का मान स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पर दोनों का योग सदैव नियत रहेगा। द सम ऑफ टोटल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। अब यहां पर तो हमने बोला कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, संरक्षित क्षेत्र है। अगर क्षेत्र हमारा संरक्षित नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, तो क्या होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं
इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। असंरक्षित क्षेत्र में। अब संरक्षित क्षेत्र में तो क्या था, कुल यांत्रिक ऊर्जा हमारी कांस्टेंट थी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट थी। अब यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, असंरक्षित क्षेत्र है, तो हमने कहा कंजर्वेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का मान सदैव नियत रहेगा। अब यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो गया तो एनर्जी तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। अब यहां पर मैकेनिकल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी सेम नहीं रहेगी, तो इसका मतलब जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पार्ट है वो किसी दूसरी एनर्जी में चेंज हो गया है। तो यहां पर क्या लिखोगे, ये हो जाएगा U प्लस के प्लस WNC इक्वल टू कांस्टेंट। अब U का मतलब तो हमने पहले ही बता दिया है, स्थितिज ऊर्जा, ये पोटेंशियल एनर्जी है। K का मतलब भी बता दिया है, वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी, ये गतिज ऊर्जा। अब WNC क्या है, इसके अलावा जो दूसरी ऊर्जा है जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के कारण है, वो हमने ये WNC ले लिया है। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, दिस इज ये क्या है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, असंरक्षित क्षेत्र के कारण किया गया कार्य, उसको हमने WNC लिख दिया है। चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा वो पॉइंट है वो हमारे पास में यहां पर है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम या कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम और कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस कर देते हैं। ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द वर्क डन। अब ये बोलता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम will be equal to the work done। हिंदी में लिख देता हूं, निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन
किए गए कार्य के बराबर होगी। इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द वर्क डन। निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होगी। इसको मैं प्रूव कर देता हूं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ लेके चलते हैं। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए या एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, दोनों सही है। एफ इक्वल टू एम ए। अब ए क्या है, ए हमारा एक्सेलरेशन, जिसको हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है। तो ये क्या हो गया, एफ इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी। क्लियर है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, दोनों साइड में मैं dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया एफ डी एक्स इज इक्वल टू एम डीवी, तो यहां रख दिया, dx से मल्टीप्लाई किया है, और नीचे ये जो dt था मैंने dx के साथ में ले लिया। तो एम डीवी dx बाई dt ये हो गया। अब आप क्या करोगे, अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन लिमिट में यहां पर 1 से 2 लगा देता हूं, 1 से 2, ये भी 1 से 2। क्लियर है। अब dx बाई dt क्या होता है, x का मतलब पोजीशन, dx बाई dt का मतलब चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी, वेग। तो dx बाई dt को आप v लिख दो। सो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 to 2 f dx इज इक्वल टू, इसको आपने v लिख दिया, इंटीग्रेशन 1 to 2 एम वी डीवी, ये आ गया। अब आप इंटीग्रेशन कर दो। कैसे करोगे, देखो एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य। तो ये तो हमारा आ गया कार्य, तो इसको तो मैं डब्ल्यू लिख देता हूं, इज इक्वल टू एम हमारा कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2। तो वी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है 1 से 2। अब आप लिमिट लगा दो, 1 1 लिखोगे तो मैं v1 लिख दूंगा, 2 लिखोगे तो मैं v2 लिख दूंगा, या फिर आप इसको u और v भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं, क्योंकि v की लिमिट हो गई है, तो मैं इसको यहां पर 1 से 2 की जगह इसको लिख देता हूं मैं v1 से v2। क्लियर है। और यहां पर भी हम लिख देते हैं v1 से v2। सो w इज इक्वल टू m, पहले v की जगह v2, फिर v की जगह v1, तो क्या हो जाएगा, हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर, ये आ गया। अब आप m को अंदर लेके चले जाओ। तो जैसे मैं m को अंदर लूंगा, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, ये आ गया। अब हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो v2 मतलब फाइनल काइनेटिक, सॉरी फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग, v1 का मतलब प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर ये अंतिम वेग है तो इसको मैं अंतिम गतिज ऊर्जा k2 लिख देता हूं, और इसको मैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k1 लिख देता हूं। तो ये क्या आ गया, w इज इक्वल टू k2 माइनस k1, या फिर लिख सकते हैं w इक्वल टू डेल्टा k। और यही हमने बोला था कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होगा। दिस इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरी लिख दी गलत है, इसको मैं थ्योरम लिख देता हूं ऊपर। वर्क एनर्जी थ्योरम।
कार्य ऊर्जा प्रमेय, यही हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। सो यहां पर हम हमारा आज का ये लेक्चर एंड करते हैं। बहुत जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने आएंगे। तो ये सारे लेक्चर अगर आपको देखने हैं तो आप हमारा सरस्वत एकेडमी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ में आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।